नमस्कार मित्रों, शिक्षा सरस्वत में आपका स्वागत है। तो आज मैं लेकर उपस्थित हूँ तत्पुरुष समास। इससे पहले द्विगु समास, कर्मधारय समास ये हम लोग कर चुके हैं। आज तत्पुरुष समास लाए हैं। जो तत्पुरुष समास में सबसे पहले उसका भेद, उसका क्या क्या है उसको देखेंगे। तो यहाँ तत्पुरुष समास में देखेंगे कि क्या क्या है इसका। तो सबसे पहले तत्पुरुष समास को दो भाग में बांटेंगे। किस किस भाग का है तत्पुरुष समास? दो भाग है, व्यधिकरण तत्पुरुष, दूसरा हो गया समानाधिकरण तत्पुरुष। एक हो गया आपका व्यधिकरण तत्पुरुष, दूसरा हो गया आपका समानाधिकरण तत्पुरुष। कौन सा? समानाधिकरण तत्पुरुष। चलिए अब हम देखेंगे व्यधिकरण तत्पुरुष के अंतर्गत कौन कौन से भेद होते हैं और उसके बाद समानाधिकरण में कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो व्यधिकरण तत्पुरुष में देखेंगे आपके यहाँ सबसे पहले विभक्ति तत्पुरुष समास है। कौन सा? विभक्ति तत्पुरुष समास। फिर विभक्ति तत्पुरुष समास के बाद आपका नए तत्पुरुष समास, उसके बाद उपपद तत्पुरुष। ठीक है, यहां पर में आप देख लेंगे कि व्यधिकरण तत्पुरुष समास के अंतर्गत व्यधिकरण तत्पुरुष समास के अंतर्गत विभक्ति तत्पुरुष, उपपद तत्पुरुष और नए तत्पुरुष, ये तीन है। उसके बाद समानाधिकरण तत्पुरुष में आप देखेंगे कि कर्मधारय समास, कर्मधारय और द्विगु। ठीक है, यहां पर में आप देख लिए हैं। तो इससे पहले वीडियो में मैं यहां कर्मधारय और द्विगु समास दोनों कर चुका हूं। आप देखेंगे, प्लेलिस्ट में जाएंगे, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। तो यहां पर मैं आपको कर्मधारय और द्विगु समास मिल जाएगा। अब हम चलेंगे यहां पर में किसमें? तो व्यधिकरण के अंतर्गत सबसे पहले हम विभक्ति में चलेंगे, विभक्ति के बाद फिर नए तत्पुरुष में चलेंगे, फिर उसके बाद उपपद तत्पुरुष में चलेंगे। तो हम सबसे पहले विभक्ति तत्पुरुष में देखेंगे कि विभक्ति में क्या क्या है उसका। द्वितीया विभक्ति तत्पुरुष, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी। ठीक है, इस तरह से सप्तमी तक में 2 3 4 5 6 7 ये 6 जो है ये आपका कंप्लीट एक एक करके मैं उदाहरण के साथ उसका क्या नियम है, नियम के साथ उदाहरण के साथ मैं एक एक करके हम करेंगे यहां पर में। चलिए तो थोड़ा सा आप देख सकते हैं कि इसमें यहां पर में विभक्ति तत्पुरुष मतलब व्यधिकरण तत्पुरुष के अंतर्गत हम विभक्ति तत्पुरुष समास लाए हैं आज। तो विभक्ति तत्पुरुष में आपका क्रमशः द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, इस तरह से हम लोग करेंगे। तो सबसे पहले यहां पर में देखेंगे आपकी द्वितीया तत्पुरुष लाए हैं आपके लिए। तो द्वितीया तत्पुरुष समास में किसका क्या है, कुछ नियम है, कुछ नियम साधारण नियम देख लेंगे आप। बस इतना आप जान जाएंगे, द्वितीया आपका काम बन जाएगा। कह रहा है कि द्वितीया विभक्ति से युक्त पदों का श्रित, अतीत, पतित, गत, अत्यस्त, प्राप्त और आपन्न अर्थों में द्वितीया तत्पुरुष समास होता है। ठीक है, क्या होता है? द्वितीया तत्पुरुष समास होता है। और विग्रह पूर्व में द्वितीया विभक्ति हो जाती है। विग्रह के पूर्व में क्या? द्वितीया विभक्ति लग जाती है। जैसे मैं आपको बता दूं यहां पर मैं डायरेक्टली आपको बता दूं कि यहां पर मैं क्या कहा है कि द्वितीया विभक्ति से जो भी शब्द युक्त रहेगा वहां पर में आपको इन सभी शब्दों के साथ द्वितीया के साथ समास हो जाएगा। अब क्या कहा यहाँ कि विग्रह पूर्व में द्वितीया विभक्ति। तो विग्रह जब हम विग्रह करेंगे ये क्या है? विग्रह पद है। ये क्या है? समस्त पद है। ठीक है, तो अब विग्रह जब हम करेंगे यहाँ कृष्णम श्रितः शब्द को, जब हम कृष्णम श्रितः शब्द को क्या करेंगे भाई मेरे? विग्रह करेंगे। तो यहां पर में क्या हो जाएगा? ये आपका जो ये सेकंड वाला है, क्या कहा? पूर्व में। पूर्व मतलब बता चुका हूं मैं पहले ही आपको कि पूर्व ये हो गया और बाद पर उत्तर ये हो गया। तो पूर्व ये हो गया आपका कृष्णम, तो यहाँ कृष्णम हो गया, अरण्यम हो गया, ग्रामम हो गया, दुखम हो गया, मेघान हो गया, कूपम हो गया, धनम हो गया। इन सबों में क्या हो जाएगा? तो द्वितीया विभक्ति हो जाएगी। ठीक है, तो यहां पर क्योंकि मैं द्वितीया तत्पुरुष समास कर रहा हूं और इन सभी शब्दों के साथ द्वितीया तत्पुरुष समास का प्रयोग श्रितः, अतीतः, गतः, आपन्नः, अत्यस्तः, पतितः, प्राप्तः, देख रहे हैं। तो क्या हो जाएगा आपका? देखिए, और उसके बाद क्या है कि कृष्णम श्रुतः। तो कृष्णम श्रुतः है, इसको मिलाएंगे कैसे? तो डायरेक्ट जैसे ही आपको मिलेगा तो कृष्णम शब्द का मूल शब्द क्या है बताइए? मूल शब्द क्या है? कृष्णम का कृष्ण मूल शब्द है। तो क्या हो जाएगा आपका? कृष्ण और श्रुतः। तो श्रुतः और कृष्ण को मिला देंगे, विभक्ति को क्या करेंगे? विभक्ति का लोप। विभक्ति का लोप तो क्या बच जाएगा आपका? कृष्ण और
श्रित शब्द बच जाएगा। तो यहाँ पर विभक्ति लगा देंगे, आप पुल्लिंग शब्द है इसलिए विभक्ति लगा देंगे श्रितः। क्या हो जाएगा आपका, यहाँ मिला देंगे डायरेक्ट, इसको मिला देंगे इसके साथ तो बन जाएगा कृष्ण श्रितः। नेक्स्ट में वही सेम है अरण्यम अतीतः। क्या है यहाँ पर में अरण्यम, अरण्यम का यहाँ पर में अतीतः से साथ लगाएंगे तो विभक्ति का बीच का लोप, विभक्ति जैसे ही लोप, अरण्यम इसका मूल शब्द जो होगा, अरण्यम का मूल शब्द क्या होगा बताइए, अरण्य होगा। अरण्य मूल शब्द ले लेंगे और अतीत के साथ जोड़ देंगे, यहाँ पर में क्या हो जाएगा, दीर्घ संधि होगा कि नहीं। यहाँ अरण्य में य में अ है, अरण्य का य में, अरण्य का य में अ है कि नहीं। और यहां पर में जैसे हम अतीत का यहां पर में अ करेंगे तो यहां पर में दीर्घ होगा कि नहीं, आ होगा कि नहीं, क्या हो जाएगा आपका अरण्यातीतः। समझ रहे मेरी बात को, तो अरण्यातीतः शब्द आपका निष्पन्न हो जाएगा। सेम इसी तरह हम क्या करेंगे, दुखम आपन्ना में भी वही बात, दुखम आपन्ना में विभक्ति कौन सी है, दुखम में द्वितीया, तो द्वितीया विभक्ति को हटा देंगे तो क्या रूप बन जाएगा, बच जाएगा आपका तो दुखम शब्द, दुख शब्द बच जाएगा। दुख और आपन्न को मिला देंगे, यहां भी वही बात, मो को हटा देंगे यहां से तो ख बच जाएगा, ख में अ बचेगा और आ को दीर्घ कर देंगे, क्या होगा और आ मिल करके दीर्घ हो जाएगा, दुखम आपन्न बराबर दुखापन्न। नेक्स्ट में मेघान अत्यस्ता, तो मेघान अत्यस्ता शब्द आप देख रहे हैं, तो मेघान अत्यस्ता में मेघान शब्द को आ का यहाँ पर अ से कर देंगे तो क्या हो जाएगा, मेघान अत्यस्ता, विभक्ति का लोप और मेघ शब्द बच जाएगा, ठीक है, और अ को दीर्घ कर देंगे क्या हो जाएगा आपका मेघात्यस्तः, मेघात्यस्तः। समझ रहे बात की नहीं, यहां पर में ये दोनों मिल जाएगा तो दीर्घ हो जाएगा, मेघा और त्यस्तः शब्द आपका बन जाएगा। तो यहां हो गया मेघात्यस्तः। सेम है आपका कूपम पतितः, यहां पर कूपम पतितः में मूल शब्द क्या है आपका, तो कूपम का मूल शब्द हो गया आपका कूप, मूल शब्द हो गया कूप, तो कूप और यहाँ पर पतित को जोड़ देंगे क्या हो जाएगा पतितः, पुल्लिंग कर देंगे, लास्ट की जो विभक्ति रहेगी जो वचन रहेगा उसको जोड़ देंगे यहाँ पर पतितः। नेक्स्ट में धनम प्राप्त शब्द है, थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा क्योंकि द्वितीया तृतीया चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी सब मैं इसमें ही जोड़ना चाह रहा हूं, क्योंकि आज कंप्लीट हम तत्पुरुष समास, विभक्ति तत्पुरुष समास कंप्लीट कर लेंगे इस वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में नए तत्पुरुष समास लाएंगे नेक्स्ट वीडियो में, इसलिए हम चाह रहे हैं कि द्वितीया तृतीया चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी जो भी विभक्ति तत्पुरुष के अंतर्गत आते हैं सबके सब इस वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। थोड़ा सा लंबा वीडियो होगा लेकिन यूजफुल होगा, बिल्कुल उपयोगी होगा। चलिए क्या हो गया आपका कूपम पतितः बराबर कूप पतितः। धनम प्राप्त, तो धनम प्राप्त का मूल शब्द क्या है आपका धन शब्द है और प्राप्त शब्द से हम जोड़ देंगे तो हो जाएगा आपका धनम प्राप्त बराबर धन प्राप्त। बात बन गई यहाँ आपका, यहाँ पर में काम बन गया। तो यहाँ विभक्ति मतलब विभक्ति तत्पुरुष के अंतर्गत यहाँ द्वितीया तत्पुरुष समास हम देख लिए। यहाँ कोई डाउट हो, कोई बात हो, कोई परेशानी हो आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे। नेक्स्ट में फिर हम इसके बाद आपके लिए तृतीया तत्पुरुष समास के बारे में मैं कुछ उदाहरण लेकर उपस्थित ला रहा हूं। आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं द्वितीय मतलब व्यतिकरण तत्पुरुष के अंतर्गत विभक्ति तत्पुरुष में इससे पहले हम क्या कर चुके हैं, तो द्वितीया कर चुके हैं, ठीक है ना, द्वितीया कर चुके हैं और द्वितीया के बाद अब हम तृतीया में आ गए हैं, तृतीया में उपस्थित हो गए हैं। आप तृतीया में देख सकते हैं यहाँ पर तृतीया में क्या है, बात सेम है, वही बात है, सेम टू सेम, एक जगह समझ गए तो हर जगह समझ जाएंगे। यदि आप एक बार चलना सीख जाते हैं, एक बार कदम कदम चलना सीख जाते हैं तो दोबारा आपको चलने की कोई भी सिखाने की जरूरत नहीं होती है। वही बात यहाँ भी है, तृतीया तत्पुरुष समास में कह रहा है कि इसके विग्रह के पूर्व पद में तृतीया विभक्ति होती है, विग्रह के पूर्व पद में। तो यही बात मैं बताया आपको, यहाँ पर में पूर्व पद ये हो गया और उत्तर पद आपका ये हो गया, ठीक है ना, विग्रह, और यहाँ पर समस्त पद आपका यहाँ ये हो गया। तो क्या हो गया कि सुखेन हीना, क्या कहा कि विग्रह के पूर्व पद में तृतीया विभक्ति होती है, विग्रह के पूर्व पद में क्या होती है, तो तृतीया विभक्ति होती है। यहां पर में आप देखेंगे कि विग्रह के पूर्व पद में क्या तृतीया विभक्ति है, सुखेन, क्या है, सुखेन हीना। तो सुखेन हीना में कौन सी विभक्ति है, तृतीया विभक्ति है। तो इसका मूल शब्द क्या हो जाएगा, वही बात मैं बताया आपको कि यहाँ पर इसका मूल शब्द क्या हो जाएगा कि सुख शब्द आपका यहाँ पर मूल शब्द, जैसे रामेन बालकेन होता है सेम है सुख शब्द का, सुखेन शब्द होगा तृतीया में, तो इसका मूल शब्द क्या हो जाएगा, सुख शब्द हो जाएगा। और सुख को जब हम हीन के साथ मतलब जोड़ेंगे क्या हो जाएगा, सुख और हीन, देख लीजिए आप, सुख हीन। नेक्स्ट में कहा है कि रामेन हतः, अब बस वही बात है, यहाँ पर विभक्ति लोप कर देंगे, विभक्ति कौन सी है, एन विभक्ति है, ठीक है ना, तृतीया का एन है लगा हुआ, एन को हटा दो। यहां भी वही बात है कि रामेन हतः, रामेन हतः में बताइए
फटाफट बताइए क्या हो जाएगा, कैसे होगा। तो रामेण हता का देख लीजिए, यहाँ पर राम हता शब्द बनेगा, बात वही सेम बात, रामेण मूल शब्द को पकड़ लेना है, विभक्ति को हटा देना है। तो रामेण का मूल शब्द क्या है, राम शब्द मूल शब्द है, और राम शब्द को हतः के साथ जोड़ देंगे तो राम और हतः, तो बात बन गई आपकी। नेक्स्ट में धान्येन, धान्येन अर्था शब्द है, यहां भी वही बात होगी, विभक्ति का लोप, विभक्ति को क्या कर देंगे, लोप कर देंगे, हर जगह विभक्ति का लोप कर देंगे, तो मूल क्या बच जाएगा, मूल शब्द आपका धान्य शब्द मूल शब्द बच जाएगा। ठीक है, धान्य शब्द मूल शब्द बच जाएगा, उसके बाद उसको अर्थ शब्द के साथ कर देंगे, समास कर देंगे, तो धान्य में यो है, वही बात फिर यहाँ पर में धान्य है और प्लस अर्थ कर देंगे, तो मेरी भाई यहाँ पर अर्थ शब्द जो है, अर्थ का यहाँ अ और अ को दीर्घ करेंगे तो आ हो जाएगा कि नहीं, बताइए। इससे पहले दीर्घ संधि पढ़ा चुका हूं मैं, दीर्घ संधि देख लीजिए जहां दिक्कत होगी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, धान्य प्लस अर्थ शब्द यहाँ पर में है, तो बात तो क्या हो जाएगा, धान्यार्थ, ठीक है ना, धान्यार्थ दीर्घ कर देंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर वही बात बन गई, धान्यार्थ, धान्यार्थ, यहाँ पर भी ये कट जाएगा। नेक्स्ट में आचारेण कुशलः, अब देख लीजिए यहाँ भी वही बात है कि पूर्व पद का जो क्या करा है, विग्रह के पूर्व पद में तृतीया विभक्ति होती है, ठीक है ना, विग्रह के पूर्व पद में कौन सी विभक्ति होती है, तृतीया विभक्ति होती है, और जब समास करने लगेंगे तो वहां उस विभक्ति को लोप कर देंगे। यहाँ पर में आचारेण कुशलः शब्द है, यहाँ पर में तो आचारेण कुशलः में बताइए पूर्व पद तृतीया है कि नहीं है, बिल्कुल इसके अकॉर्डिंग तृतीया विभक्ति है। जब हम विग्रह करेंगे तृतीया विभक्ति जोड़ेंगे, जब हम जोड़ने लगेंगे तो क्या करेंगे, जोड़ने लगेंगे तृतीया विभक्ति को हटा देंगे, जोड़ने समय क्या कर देंगे, तृतीया विभक्ति को हटा देंगे, और जब जोड़ने लगेंगे तो तृतीया विभक्ति को हटा देंगे, और जब तोड़ने लगेंगे, यहाँ पर तोड़ने लगे हैं, यहाँ पर में तोड़ दिए हैं, तो जब हम तोड़ने लगे हैं तो विभक्ति को जोड़ दिए हैं, तो यहाँ पर में तृतीया विभक्ति है, इस तृतीया विभक्ति को हटा देंगे तो क्या बचेगा, आचार शब्द बच जाएगा आपका। आचार विचार नहीं बोलते हैं, रे भाई अपना आचार विचार सही रखो, आचार विचार से सब कुछ होता है। क्या हुआ यहाँ पर में, आचार शब्द यहाँ पर में आपका बन गया, ठीक है। चलिए, तो आचार शब्द है, आचार शब्द से यहाँ पर में ये खाने वाला आचार नहीं, वो खाने वाला चटनी चाटने वाला आचार नहीं, ये आचार विचार संस्कार की बात बता रहा हूं। आचारेण कुशलः, यहाँ पर मैं आचार को और कुशल के साथ जोड़ देंगे, तो यहाँ पर क्या हो गया, आचार और कुशलः शब्द को जोड़ देंगे, हो गया आचार कुशलः। नेक्स्ट में आपको दिखा दूं यहाँ पर मैं विद्याहीनः, विद्याहीनः। अब बताइए कि विद्या याद तो करना होगा, थोड़ा सा लता शब्द को याद कर लीजिए, बालक शब्द को याद कर लीजिए, फल शब्द को याद कर लीजिए, हरि शब्द को याद कर लीजिए, शंभु शब्द को याद कर लीजिए, कम से कम ये 2-4 शब्द यदि आपके पास रहेगा तो कोई ये नहीं है कि जो आप रोक सकता है एग्जाम में, ठीक है। चलिए, तो क्या कहा यहाँ पर, विद्याहीनः शब्द है यहाँ, तो विद्याहीनः का मूल शब्द क्या है बताइए, विद्याहीनः का मूल शब्द क्या है, तो विद्या शब्द है। कौन सा है शब्द, विद्याहीनः का विद्या मूल शब्द है, जिसका लता का लतया, विद्या का विद्यया, समझ रहे हैं मेरी बात को कि नहीं। तो यहां पर तृतीया में क्या बन जाता है, विद्या शब्द तृतीया विभक्ति में, तो वही बात यहां भी है। तो यहां पर क्या किए हम, इस तृतीया विभक्ति को हटा दिए हैं, तो क्या रूप बच गया है, तो विद्या शब्द बच गया, विद्या शब्द में हीन जोड़ देंगे तो हो जाएगा आपका विद्याहीनः। नेक्स्ट में देखेंगे व्यापारेण अर्थ, नेक्स्ट में क्या है, व्यापारेण अर्थ। तो व्यापारेण अर्थ शब्द आप देख रहे हैं, दिख रहा है आपको, व्यापारेण अर्थ शब्द है। अब इस व्यापारेण अर्थ को क्या करेंगे हम, विभक्ति को लोप कर देंगे, विभक्ति का जब जोड़ने लगेंगे तो विभक्ति का लोप कर देंगे, और जब इसको हम तोड़ने लगेंगे तो क्या करेंगे, विभक्ति इसमें जोड़ देंगे, ठीक है ना, जैसे इसमें जोड़ देंगे विभक्ति, इसको सेपरेट कर देंगे, क्या हो गया, व्यापारेण अर्थ, व्यापार और अर्थ, यहां पर व्यापार अर्थ देखिए दीर्घ कर देंगे, यहां भी दीर्घ होगा कि नहीं, व्यापार प्लस मान लीजिए अर्थ शब्द आप दे देते हैं, तो व्यापार में अ है मिलके आ होगा कि नहीं, आ कर दिए, और आ करने के जस्ट बाद आप क्या कर देंगे, व्यापारार्थ, ये और जाएगा, तो क्या हो जाएगा आपका व्यापारार्थ। बात समझ गए, यहाँ तृतीया विभक्ति भी आप समझ गए। अब हम इसके बाद चलेंगे चतुर्थी विभक्ति में, आप इसमें देख लीजिए, गौर से ध्यान से देख लीजिए, इसके बाद अब हम चलेंगे चतुर्थी में, वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, धैर्य से देखेंगे तो द्वितीय तृतीय चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी सब के सब आप कंप्लीट कर लेंगे एक ही वीडियो में, थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा। चलिए, तो व्यापारेण अर्थ बराबर क्या हो जाएगा, व्यापारार्थ। नेक्स्ट में हम अब चतुर्थी विभक्ति लेकर उपस्थित होंगे, तब तक थोड़ा सा आप देख रहे हैं, इसको देखिए ध्यान से।
आप देख सकते हैं यहाँ पर में विभक्ति तत्पुरुष के अंतर्गत हम द्वितीय तृतीया कर लिए हैं। अब चतुर्थी में देखेंगे तो चतुर्थी तत्पुरुष समास में कह रहा है कि इसके विग्रह के पूर्व पद में चतुर्थी विभक्ति होती है। विग्रह के पूर्व पद में कौन सी विभक्ति होती है बताइए? विग्रह के पूर्व पद में चतुर्थी विभक्ति होती है। विग्रह के पूर्व पद मतलब ये हो गया, बार बार बता रहा हूं, ये हो गया उत्तर पद, ये हो गया पूर्व पद। तो पूर्व पद में कौन सी विभक्ति हो जाएगी? चतुर्थी विभक्ति हो जाएगी। बात समझ गए? चतुर्थी विभक्ति। और चतुर्थी विभक्ति को जब हम जोड़ने लगेंगे, अभी विग्रह किए हैं, जब हम जोड़ने लगेंगे समस्त पद करेंगे तो विभक्ति की लोप कर देंगे। विभक्ति का क्या कर देंगे? लोप कर देंगे। यहाँ पर देख लीजिए आप, क्या है? यूपाय दारू। यूपाय दारू क्या शब्द है? यूपाय। यूपाय दारू, यूप के लिए दारू, ठीक है। यहाँ पर कहते हैं ना, बालक शब्द का चतुर्थी में क्या रूप बनता है? बालकाय, ठीक है। राम शब्द का चतुर्थी में रामाय। फल शब्द का फलम फले फलानी फलाय, ठीक है ना। तो इसी तरह आप यहाँ पर यूप शब्द का यूपाय, इसका मूल शब्द क्या हो जाएगा? यूप शब्द का मूल शब्द हो जाएगा आपका, यूप शब्द मूल शब्द हो जाएगा। अब यूप शब्द मूल हो जाएगा तो यूप को और हम दारू को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? दारू को जोड़ देंगे क्या हो जाएगा आपका? यूप दारू शब्द बन जाएगा। नेक्स्ट में हम दिखाएंगे आपको काकाय बलि। काकाय बलि शब्द है तो काकाय बलि का क्या हो जाएगा? काक बलि बन जाएगा। काकाय बलि, तो काकाय में यहाँ पर में यही बात है, पूर्व पद विभक्ति है, चतुर्थी मतलब चतुर्थी विभक्ति है। यहाँ पर काकाय में कौन सा है? मूल शब्द, काक शब्द मूल है। और यहाँ पर आय जो लगा हुआ है, हर में आय लगा हुआ है, आय है चतुर्थी विभक्ति का आय। तो यहाँ पर में तृतीया में क्या था? एन था, तृतीया में एन था, चतुर्थी में आय है। तो इस आय को क्या करेंगे हम? आय को लोप कर देंगे। आय को क्या कर देंगे? लोप कर देंगे। तो क्या बच जाएगा आपका? काक शब्द बच जाएगा। काक शब्द के साथ हम बलि को समास कर देंगे, क्या हो जाएगा? मतलब जोड़ देंगे तो काक और बलि ही बन जाएगा। नेक्स्ट में देखिए पाठशाला। नेक्स्ट में क्या शब्द है? पाठशाला। तो पाठशाला में पाठशाला बन जाएगा। पाठाय का मूल शब्द क्या हो जाएगा? पाठ। पाठ शब्द यहाँ पर मूल हो गया, और मूल को पकड़ लेना है। मूल पकड़ लिए तो फिर उसके बाद कुछ छूटने वाला नहीं है। तो पाठशाला, तो यहाँ पर में देख लीजिए पाठाय का क्या से बच जाएगा? पाठ बच जाएगा, और यहाँ पर में शाला जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? पाठशाला, ठीक है ना। नेक्स्ट में शाला का मतलब कुछ और नहीं समझ जाइएगा, ठीक है। शाला का मतलब यहाँ पर में कुछ और नहीं समझ जाना है। तो यहाँ पर में पाठ के लिए शाला, ठीक है। नेक्स्ट में यहाँ पर क्या कहा? वासाय गृहम। वासाय गृहम मतलब क्या हो गया? वासाय गृहम का मूल शब्द क्या हो जाएगा? वास शब्द हो जाएगा। मूल शब्द क्या होगा इसका? वासाय गृहम का मूल शब्द क्या हो जाएगा? वास। और वास शब्द का हम यहाँ पर चतुर्थी विभक्ति का लोप कर देंगे, वास मूल बच जाएगा, और वास को गृहम के साथ जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा आपका? वास गृहम, ठीक है। अब मान लीजिए किसी को यदि आपको करना है तो किसके लिए? तो वास के लिए, कर्ताने कर्म को करण से संप्रदान को के लिए। तो चतुर्थी में यहाँ पर में वास के लिए गृहम। किसके लिए गृहम? तो वास के लिए गृहम। यहाँ पर में आप इसको जब अलग करने लगेंगे तो आप अर्थ देख लेंगे कि भाई किसके लिए घर है? तो वास के लिए घर है। वास मतलब वास पर घर तो नहीं है, ऐसा कुछ नहीं करेंगे। क्या करेंगे? तो वास के लिए घर। इसमें चतुर्थी के लिए किसमें अर्थ होता है? चतुर्थी में। तो वास के लिए घर, यहां पर वास गृहम आप कर देंगे, बिल्कुल। नेक्स्ट में हम चलेंगे यहां द्वाराय काष्ठः। क्या है? द्वाराय काष्ठः। क्या है? द्वाराय काष्ठः। द्वाराय काष्ठः में यहां मूल शब्द क्या हो जाएगा आपका? द्वार शब्द का चतुर्थी विभक्ति बनता है द्वाराय, और मूल शब्द क्या हो जाएगा आपका? यहाँ पर मूल शब्द हो जाएगा द्वार शब्द मूल हो जाएगा। द्वार जानते हैं ना, द्वार क्या होता है? द्वार सबको पता होगा। चलिए नेक्स्ट में द्वार शब्द के लिए यहाँ पर में काष्ठ। काष्ठ में लकड़ी, यहाँ तो द्वार और काष्ठ को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? द्वार काष्ठः, ठीक है। नेक्स्ट में अश्वाय घास। अश्वाय घास, अश्व के लिए घास मतलब घोड़ा के लिए क्या? घास। तो यहाँ पर अश्वाय का मूल शब्द क्या है? अश्व शब्द है। अश्व शब्द यहाँ पर मूल शब्द है। तो अश्व शब्द को जैसे ही हम करेंगे, अश्व को मूल शब्द में जोड़ेंगे घास शब्द के साथ, क्या हो जाएगा आपका? अश्वाय घास। अब बताइए यहां पर में अश्व शब्द को हम घास के साथ यदि अलग करेंगे, अश्व घास को अलग करेंगे, चतुर्थी विभक्ति करेंगे, तृतीय मतलब समास में क्या करें? कैसे करें? किसके लिए घास? प्रश्न उठाएंगे यहाँ पर मैं, सामने वाला शब्द उत्तर पद से प्रश्न उठाएंगे कि किसके लिए घास। तो यहाँ पर मैं कह रहा है कि अश्व के लिए घास। यहाँ अश्व के लिए घास, तो यहाँ अश्व में चतुर्थ, जिसके लिए घास उसमें चतुर्थी विभक्ति। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान को के लिए किसके लिए?
तो अश्व के लिए तो अश्वाय घास, वही बात बन गया अश्वाय घास। इसी तरह से आप इसको अलग कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। बात समझ गए, चतुर्थी तत्पुरुष समास समझ गए। अब हम चलेंगे इसके बाद पंचमी में। तो पंचमी में आप देखेंगे, फिर पंचमी के बाद फिर चलेंगे हम लोग किस में, षष्ठी में, फिर चलेंगे सप्तमी में। तो थोड़ा हम इसके बाद नेक्स्ट में पंचमी हम करते हैं। यहां पर में हम आज फिर उसके बाद नेक्स्ट में पंचमी तत्पुरुष समास लेकर रहे हैं। तो पंचमी तत्पुरुष समास में इससे पहले हम द्वितीय तृतीया चतुर्थी कर लिए हैं। अब हम पंचमी तत्पुरुष समास लाए हैं। तो फिर इसमें वही बात है कि इसके विग्रह के पूर्व पद में पंचमी विभक्ति होती है। विग्रह के पूर्व पद में कौन सी विभक्ति होती है, तो पंचमी विभक्ति होती है। आप इसको नोट भी कर सकते हैं, बिल्कुल एक एक सीरियल से नोट कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले हम क्या है, तो चौरात मुक्तः, क्या शब्द है यहाँ पर में, तो यहाँ आपका है कि चौरात मुक्तः। तो क्या हो गया यहाँ पर में, चौरात मुक्तः शब्द यहाँ पर में आपका है। चलिए, तो यहाँ चौरात शब्द में क्या है, बेस वही बात है कि क्या कहा यहाँ, तो पूर्व पद ये हो गया, उत्तर पद ये हो गया, पूर्व पद ये हो गया। क्या कहा कि पूर्व पद में पंचमी विभक्ति, पूर्व पद में पंचमी विभक्ति। तो पंचमी विभक्ति है ना, चौरात, बालकात, बालक शब्द का पंचमी क्या रूप बनता है, बालकात, चौरात, रामात, पुस्तकात, फलात, गृहात, नगरात। ठीक है, तो चौरात में क्या है, आत 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 जोड़ दो, चौर शब्द से चौरात बन जाएगा। इसमें कौन सा है, तो आत शब्द है, आत शब्द लगा हुआ है। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट में हम देखेंगे यहाँ पर क्या, चौरात शब्द का मूल शब्द क्या है। यहां पर ये देख लीजिए, ये चौर शब्द है। उसके बाद नेक्स्ट में हम देखेंगे कि चौरात शब्द में क्या रूप बचा, मूल शब्द बचा, चौर शब्द बचा। चौर में भय शब्द जोड़ देंगे तो चौर भयम, हमरा चोर से मतलब क्या क्या कहता है उसको। हाँ, नेक्स्ट में चौरात भयम, चोर भयम। उसके बाद आप देखेंगे कि व्याघ्रात, व्याघ्रात भयम शब्द है यहाँ पर में। तो व्याघ्रात भयम में व्याघ्र और भयम शब्द है। तो व्याघ्रात भयम में आप मूल शब्द को पकड़ेंगे। तो मूल शब्द क्या है आपका, व्याघ्र शब्द है और पंचमी विभक्ति लगी हुई है यहाँ पर में, और व्याघ भय शब्द से जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर में व्याघ्र भयम। सेम उसी तरह से यहाँ भी वृक्षात पतितः, वृक्षात पतितः मतलब वृक्ष से जब गिरता है तो से है यहाँ पर में अलग होना, मतलब यहाँ पर पंचमी में क्या हो जाता है, से कैसा अर्थ होता है, से अलग होना। तो वृक्ष से क्या होता है, वृक्ष से अलग हो रहा है। वृक्षात पतितः, वृक्ष से गिर रहा है। तो यहाँ पर वृक्षात पतितः, तो इसका मूल शब्द क्या हो जाएगा, वृक्ष शब्द हो जाएगा, और पतितः शब्द को यहाँ पर में जोड़ देंगे क्या हो जाएगा आपका, वृक्ष पतितः शब्द आपका निष्पन्न होगा। नेक्स्ट में हम चलेंगे यहाँ पर दुखात मुक्तः। दुखात में मूल शब्द क्या है, दुख शब्द है, और दुख शब्द से को मुख शब्द से जोड़ देंगे तो हो जाएगा आपका दुख मुक्त। बात वही है हर जगह कि तत्पुरुष समास में यहाँ हर जगह क्या हो जाएगी, विभक्ति का लोप हो जाएगा। विभक्ति का लोप कर दीजिए, दोनों को जोड़ दीजिए, बस बात बन जाएगी। नेक्स्ट में पथात भ्रष्टः, पथात भ्रष्टः, आप जिस पथ पर चल रहे हैं, जिस मार्ग पर चल रहे हैं, जिस जगह पर चल रहे हैं उससे भ्रष्ट हो गए, ठीक है ना, पतित हो गए, तो यहाँ पर में हो जाता है। तो पथात भ्रष्टः, पथात का मूल शब्द क्या है, पथ शब्द है, आत शब्द पंचमी जुड़ जाता है, तो पथ शब्द हो गया, और पथ शब्द से भ्रष्ट जोड़ देंगे क्या हो जाएगा, पथ भ्रष्टः। ठीक है ना। अब मान लीजिए इसको आपको करना है, अलग करना है, तो कैसे करेंगे, तो पथ भ्रष्टः शब्द है, तो कैसे करेंगे, तो आपको सीधे लिखना है भाई किस चीज से भ्रष्ट हो रहा है, इससे प्रश्न निकालेंगे आप किससे प्रश्न निकालेंगे, इससे प्रश्न निकालेंगे, भ्रष्ट, भ्रष्टः शब्द से भाई किस चीज से आप भ्रष्ट हो रहे हैं, तो आंसर आता है कि पथ से भ्रष्ट हो रहा है। तो किससे भ्रष्ट हो रहा है, पथ से। तो पथ में आप क्या करेंगे, तो पंचमी विभक्ति लगा देंगे तो बात बन जाएगी। पंचमी विभक्ति जैसे ही लगाएंगे आप तो बात यहां पर बन जाएगी पंचमी विभक्ति में। चलिए क्या हो गया यहां पर में, पथात भ्रष्ट हमें यहां पर में हो गया। नेक्स्ट में दलात निष्कासितः शब्द है, क्या शब्द है, दलात निष्कासितः। तो दलात निष्कासितः शब्द में, दलात निष्कासितः शब्द में क्या कर देंगे, दलात का मूल शब्द क्या हो जाएगा, दल हो जाएगा, और दल शब्द के साथ हम दल को क्या करेंगे, निष्कासित शब्द के साथ समास कर देंगे, तो दल और निष्कासितः
समझ गए बात? किस चीज से निष्कासित किया गया, किस चीज से निष्कासित किया गया? बदमाश को। तो बदमाश को इस दल से निष्कासित कर दिया गया, ठीक है ना। कोई किसी दल को छोड़ देता है या कोई किसी को निकाल देता है किसी दल से। यहां पर वही बात है, जैसे मान लीजिए कि कोई अपना दल से प्रधानमंत्री है, वो अपना दल से किसको क्या करते हैं, मान लो कोई ऐसे बेईमान हो गया, उसको क्या करता है तो दल से निकाल देता है। तो दल से निकालना, वही बात यहां पर बन जाती है कि दल से निष्कासित करना। तो यहां पर मैं किस चीज से निष्कासित किया? दल से। तो यहां पर मैं आप निष्कासिता शब्द को प्रश्न करेंगे और दल शब्द में पंचमी विभक्ति लगा देंगे, क्या हो जाएगा? दलात निष्कासित। और जब जोड़ने लगेंगे तो दलात में पंचमी को हटा देंगे, दल बच जाएगा, और दल शब्द को निष्कासित शब्द के साथ जोड़ देंगे तो बस बन जाएगी आपका दल निष्कासित। यहां पर में आप पंचमी समझ गए। अब फिर इसके बाद षष्ठी देखेंगे। अब देख सकते हैं यहां पर में आप षष्ठी विभक्ति में, इससे पहले हम द्वितीय तृतीय चतुर्थी पंचमी तक कर चुके हैं। अब षष्ठी विभक्ति में आप देखेंगे, कह रहा है कि षष्ठी तत्पुरुष समास, इसके विग्रह के पूर्व पद में षष्ठी विभक्ति होती है। पूर्व पद में वही बात, फिर से वही बात कि पूर्व पद और उत्तर पद, ये हो गया उत्तर पद, ये हो गया आपका पूर्व पद। विग्रह में ये क्या है? विग्रह वाक्य है, ठीक है ना। ये विग्रह वाक्य और ये समस्त पद है आपका। यहां पर में आप देख सकते हैं कि विग्रह वाक्य में पूर्व पद में यहां पर षष्ठी विभक्ति लगी हुई है। क्या कहा? पूर्व पद में षष्ठी विभक्ति होती है। तो पूर्व पद में यहां षष्ठी विभक्ति है। इस षष्ठी विभक्ति क्या करेंगे? जब हम मिलाने लगेंगे, समस्त पद करने लगेंगे, तो पूर्व पद में विग्रह को, इसको क्या करेंगे? इस विभक्ति को क्या करेंगे? विभक्ति का हम लोप कर देंगे, ठीक है ना। विभक्ति का लोप कर देंगे, हटा देंगे विभक्ति को। क्या बच जाएगा? मेन शब्द क्या बचेगा? देवस्य का मेन शब्द बच जाएगा देव, और प्रसादात को जोड़ देंगे। यहां पर में लास्ट में जो शब्द रहेगा उसको उसके साथ जोड़ देंगे, तो देव प्रसादात। समझ गए बात? नेक्स्ट में स्वर्णस्य पात्रम। अब यहाँ स्वर्णस्य पात्रम में भी वही बात, विभक्ति का लोप कर देंगे तो स्वर्णस्य का स्वर्ण हो जाएगा मूल शब्द, स्वर्ण आपका मूल शब्द हो जाएगा, और पात्रम शब्द है तो स्वर्ण पात्रम जोड़ देंगे तो बन जाएगा आपका, यहां पर स्वर्ण पात्रम बात बन गई, ठीक है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे यहाँ पर इंद्रियाणाम निग्रह। तो यहाँ पर देखिए षष्ठी विभक्ति का बहुवचन में है इंद्रियाणाम निग्रह। क्या शब्द है? षष्ठी विभक्ति बहुवचन का रूप बनता है इंद्रियाणाम निग्रह। तो यहाँ पर देख लीजिए आप, इंद्रियाणाम निग्रह में क्या रूप है? इसका मूल शब्द क्या है? इंद्रिय शब्द है, इंद्रिय शब्द है यहाँ पर मूल शब्द। इंद्रिय और निग्रह शब्द है, इसको जोड़ देंगे क्या हो जाएगा आपका? इंद्रिय निग्रह। नेक्स्ट में अब देखेंगे यहाँ पर राज्ञ पुरुष। सोचेंगे आप भाई यहाँ राज्ञ शब्द कैसे आ गया? तो राजन शब्द है, राजन शब्द का षष्ठी विभक्ति में बनता है, क्या रूप बनता है? राज्ञ। षष्ठी विभक्ति में क्या रूप बनता है? राजन शब्द का राज्ञ, राजा राजानो राजानः, और षष्ठी विभक्ति में बनता है राज्ञ। तो यहाँ पर में राज्ञ का शब्द क्या बन जाएगा? राज शब्द हो जाएगा, ठीक है ना। राजन का राज शब्द हो जाएगा, तो यहाँ राज को पुरुष से कर देंगे, क्या हो जाएगा आपका? राज पुरुष। इसको ध्यान दीजिएगा, ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है ये शब्द। उसके बाद विद्याया आलय। अब देखिए यहाँ विद्याया आलय, विद्या का अर्थ है लता शब्द को आप याद किए होंगे। लता शब्द का षष्ठी विभक्ति में क्या रूप बनता है? लताया, ठीक है ना। और यहाँ पर विद्या शब्द का भी षष्ठी विभक्ति में क्या रूप बन जाएगा? विद्याया। तो इसका मूल शब्द क्या हो जाएगा? विद्या शब्द का मूल शब्द हो जाएगा आपका विद्या शब्द। यहाँ पर मूल शब्द है आपका, यहाँ पर विद्या शब्द मूल शब्द है। यहाँ विद्याया आलय में विद्या और यहाँ पर विभक्ति का लोप कर देंगे और आलय को जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा? विद्यालय, ठीक है ना। यहाँ इसको, इस आ को और ये आलय का आ को दोनों को दीर्घ कर देंगे, यहाँ आ हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका? विद्यालय शब्द निष्पन्न हो जाएगा। रामस्य प्रसादम, प्रसादात, क्या हो जाएगा? यहाँ देखिए रामस्य प्रसादात शब्द है, तो रामस्य प्रसादात में मूल शब्द क्या है? रामस्य, राम शब्द है यहाँ मूल शब्द है, और प्रसादात शब्द को जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा? राम प्रसादात। क्या शब्द हो जाएगा? राम प्रसादात। समझ गए बात? चलिए नेक्स्ट में अब हम षष्ठी के बाद सप्तमी विभक्ति करेंगे। षष्ठी विभक्ति आप समझ गए, अब हम सप्तमी विभक्ति करेंगे। सप्तमी विभक्ति देखेंगे, यहाँ पर सप्तमी विभक्ति में क्या कर रहा है कि सप्तमी तत्पुरुष समास, इसके विग्रह के पूर्व पद में सप्तमी विभक्ति होती है। बस वही बात आप यहाँ फिर से कि इसके विग्रह के पूर्व पद में क्या सप्तमी विभक्ति होती है। सप्तमी विभक्ति पूर्व पद में सेम बात। यहाँ पर देखेंगे उत्तर पद, ये हो गया पूर्व पद, तो पूर्व पद क्या हो गया आपको? अक्षेषु कितवः। तो यहाँ पर पूर्व पद हो गया अक्षेषु, तो यहाँ पूर्व पद में क्या हो जाएगा? तो सप्तमी विभक्ति हो जाएगी। और यहाँ पर में कितबा के साथ समास हो जाएगा, तो यहाँ देख लीजिए सप्तमी विभक्ति बहुवचन का रूप दिया गया है। सप्तमी विभक्ति किसका? सप्तमी विभक्ति बहुवचन का रूप
रूप यहाँ दिया गया है। तो अक्षेषु में यहाँ पर में मूल शब्द क्या है, अक्ष है। जैसे बालकेशु, रामेशु, कृष्णेशु, श्यामेशु, ठीक है ना, सेम उसी तरह यहाँ भी अक्षेषु शब्द है। अक्षेषु में सप्तमी विभक्ति बहुवचन है। इस बहुवचन को क्या करके हम काट देंगे, हटा देंगे, तो क्या बच जाएगा, मूल शब्द अक्ष शब्द बच जाएगा। अक्ष शब्द से कितबा शब्द के साथ समास करेंगे, क्या हो जाएगा आपका अक्ष कितबा। नेक्स्ट में देखेंगे आप कर्मशु कुशला। कर्मशु कुशला मतलब कर्म में क्या है, कुशल है। तो यहाँ पर कर्म में कुशल है, तो यहाँ सप्तमी विभक्ति बहुवचन, बहुवचन है तो विभक्ति का लोप करेंगे, बीच वाला विभक्ति जो है विभक्ति का लोप कर देंगे, तो कर्म शब्द बच जाएगा, कर्म शब्द बच जाएगा। और कर्म शब्द को कुशल शब्द के साथ समास कर दें, क्या बच जाएगा, बन जाएगा कर्म कुशलः। नेक्स्ट में जले मग्नः शब्द है। जले मग्नः, तो जले मग्नः में सप्तमी विभक्ति है कि नहीं, जले बालके, रामे, पुस्तके, श्यामे, फले, तो जले शब्द है। तो जले शब्द को आप देखेंगे, जले शब्द में क्या हो जाएगा, तो यहाँ जले में मूल शब्द क्या हो जाएगा आपका, जल शब्द यहाँ मूल शब्द हो जाएगा। तो जले में जल शब्द को आप मग्न के साथ समास करेंगे, तो जल मग्नः शब्द बन जाएगा। नेक्स्ट में तर्के कुशलः। तर्के कुशलः मींस तर्क करने में कुशल है, भाई बहुत कुशल है, तर्क करने में कुशल है। यहाँ पर सप्तमी विभक्ति एक वचन रूप बनता है क्या, तर्के। तो तर्के शब्द का मूल शब्द क्या हो जाएगा, तर्क शब्द हो जाएगा। उसके साथ कुशल शब्द के साथ समास करेंगे, क्या हो जाएगा, तर्क कुशलः। चलिए नेक्स्ट फटाफट करेंगे हम, वीडियो का अधिक लंबा नहीं करेंगे, थोड़ा सा वैसे वीडियो लंबा हो चुका है। चलिए न्याय पंडितः। न्याय पंडितः में क्या हो जाएगा आपका, न्याय पंडितः शब्द यहाँ पर में निष्पन्न होगा, क्या हो जाएगा, न्याय पंडितः। मूल शब्द क्या हो जाएगा इसका, न्याय शब्द। सप्तमी विभक्ति का मूल शब्द हो जाएगा यहाँ पर न्याय शब्द हो गया। सप्तमी विभक्ति को लोप कर देंगे, हटा देंगे, सप्तमी विभक्ति हट जाएगी, क्या बच जाएगा आपका, न्याय शब्द बच जाएगा। न्याय शब्द को पंडित के साथ समास करेंगे, क्या हो जाएगा, न्याय पंडितः। नेक्स्ट में आप देखेंगे यहाँ पर व्यापारे, व्यापारे पटुः, क्या शब्द है, व्यापारे पटुः शब्द है यहाँ पर में। तो व्यापारे पटुः शब्द को आप क्या करेंगे, तो यहाँ सप्तमी विभक्ति का लोप कर देंगे, क्या शब्द बच जाएगा आपका मूल शब्द, तो व्यापार। व्यापार शब्द यहाँ पर में आपका बच जाएगा, व्यापार शब्द बच जाएगा। तो व्यापारी पटु शब्द में व्यापार पटु शब्द को कर देंगे, आपको यहाँ पर में बात बन जाएगी, व्यापार और पटु को जोड़ देंगे तो आप व्यापार पटु शब्द कर लेंगे। तो यहाँ व्यधिकरण तत्पुरुष के अंतर्गत विभक्ति तत्पुरुष समास हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा, लेकिन वीडियो लंबा है, लेकिन आप इसको बिल्कुल धैर्यता से देखेंगे, इससे अधिक कहीं भी कुछ नहीं हो सकता है। तो द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी हम लोग कर चुके हैं। अब इसके बाद विभक्ति तत्पुरुष के बाद हम नए तत्पुरुष समास लाएंगे। नए तत्पुरुष समास बहुत आसान है, बहुत इजी है, सिर्फ न और जोड़ देना है, अन जोड़ देना है, बात बन जाती है। तो इसके बाद हम नए तत्पुरुष समास लाएंगे। चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। यदि लाइक सब्सक्राइब नहीं किए तो बिल्कुल लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब कर दीजिए इसलिए कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो जो फिर मैं नए तत्पुरुष समास डालूं तो आप तक पहुंच सके, ठीक है, जो भी मैं कुछ भी यहाँ पर डालूं तो आप तक पहुंच सके, इसलिए आप सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कीजिए, इसलिए कि यदि अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, ठीक है। फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।